बीरबल और शतरंज की चाल पर एक। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बहुत उत्साह का माहौल था। शाही खेल शतरंज का आयोजन रखा गया था, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े खिलाड़ी बुलाए गए थे। अकबर खुद भी शतरंज के शौकीन थे और बीरबल तो चतुराई के लिए मशहूर ही थे। उस दिन दरबार में एक नया मेहमान आया, फारस का शतरंज उस्ताद मिर्जा अली। मिर्जा अली ने दरबार में ऐलान किया, जहां अपना मैं कई बादशाहों को शतरंज में हरा चुका हूं। क्या यहां कोई मुझे मात दे सकता है? अकबर मुस्कुराए, बोले, हमारे दरबार में बीरबल है, वो किसी भी चाल को समझ सकता है। क्या वो तुम्हारी चुनौती स्वीकार करेगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना मैं कोई शतरंज का उस्ताद नहीं। मिर्जा अली ने शर्त रखी, अगर मैं जीत गया तो अकबर का बहुमूल्य हीरा ले जाऊंगा, पर अगर हार गया तो मैं 500 अशरफिया दरबार को दूंगा। अकबर को थोड़ी चिंता हुई, पर बीरबल ने भरोसा दिलाया, जहां अपना मुझे इजाजत दीजिए। अकबर मान गए और खेल शुरू हुआ। खेल की शुरुआत मिर्जा अली ने गजब की चालें चलनी शुरू की। उसके घोड़े, ऊंट, वजीर सब एक के बाद एक बीरबल के प्यादों को खा रहे थे। दरबार में लोग फुसफुसाने लगे, लगता है बीरबल हार जाएगा। पर बीरबल शांत था। उसने सिर्फ एक प्यादा आगे बढ़ाया, फिर कुछ देर इंतजार किया। मिर्जा अली को लगा बीरबल डर गया है और उसने राजा को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। बीरबल ने उसी प्यादे को धीरे धीरे बढ़ाया और जैसे ही मिर्जा का ध्यान वजीर और घोड़े की चाल पर गया, बीरबल ने प्यादे को वजीर में एम जी। अब बीरबल के पास नया वजीर था। उसने एक ही चाल में मिर्जा के ऊंट और घोड़े को फंसा दिया। मिर्जा को समझ नहीं आया ये कब हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, शतरंज सिर्फ सैनिकों की गिनती का खेल नहीं, दिमाग की पकड़ का खेल भी है। मिर्जा घबरा गया। उसने तेजी से बचाव की कोशिश की, मगर बीरबल की वजीराजा की जोड़ी ने ऐसा जाल बिछाया कि 3 चालों के भीतर मिर्जा अली मात खा गया। दरबार में वाह वाह गूंजने लग। अकबर ने बीरबल को गले लगाया, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ सचमुच कमाल है। तूने दिखा दिया कि मुश्किल से मुश्किल बाजी भी पलटी जा सकती है। एच मिर्जा अली ने हार मानकर 500 अशरफिया दरबार को दी और बीरबल को सलाम करते हुए कहा, आपके जैसे बुद्धिमान खिलाड़ी मैंने नहीं देखे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मिर्जा साहब, कभी कभी प्यादा ही वजीर बनकर पूरी बाजी पलट देता है। सीख, जिंदगी भी शतरंज जैसी है। कभी कभी सबसे छोटा कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को शतरंज सम्राट का भी खिताब दिया और दरबार में यह किस्सा कई दिन तक लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। बीरबल बनाम जादूगर। दरबार में चला जादू का खेल। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अजीब सा माहौल था। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था, दरबार में आज एक बड़ा जादूगर आने वाला है। किसी ने सुना, वो दूर देश का जादूगर है, जिसने बड़े बड़े राजाओं को अपने जादू से चकमा दे दिया है। दरबार में जैसे ही वो जादूगर दाखिल हुआ, उसके कपड़े रंग बिरंगे थे, सिर पर चमचमाता साफा और हाथों में चमकीली छड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, मेरा नाम है समीर जादूगर। मैंने बड़े बड़े दरबारों में अपने हुनर दिखाए हैं। आप भी चाहें तो मेरी कला देख सकते हैं। अकबर को भी जादू में दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें दिखाओ तुम्हारा कमाल। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक सफेद कबूतर को हवा में उड़ता दिखाया। फिर हाथ घुमाया तो कबूतर अचानक सोने का बन गया। दरबार में वाहवाह की आवाज गूंज उठी। बीरबल भी कौतुक से देख रहे थे, पर उनकी आंखें जादूगर के हाथों की हर हरकत पकड़ने की कोशिश कर रही थी। समीर जादूगर अकबर के सामने बोला, जहांपना, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। मेरे पास 7 रहस्यमयी खेल हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ पाया। अगर आपके बीरबल इनमें से एक भी खेल का भेद खोल दे,
तो मैं अपनी हार मानूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल क्या कहते हो? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, खेल देखे बिना हार नहीं मानूंगा। जादूगर ने पहला खेल शुरू किया। उसने एक संदूक दिखाया जो पूरी तरह खाली था। फिर मंत्र पढ़कर हाथ घुमाया और संदूक से गहने निकल आए। दरबार में तालियां गूंज उठी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या मैं भी संदूक देख सकता हूं? जादूगर थोड़ी देर झिझका पर अनुमति दी। बीरबल ने संदूक को उल्टा किया और उसके तह में एक गुप्त चेंबर खोज लिया जिसमें पहले से गहने रखे हुए थे। दरबार हंसी से गूंज पड़ा। अब जादूगर ने दूसरा खेल दिखाया। उसने एक कटोरे में पानी भरा और अचानक पानी को हवा में तैरता हुआ दिखाया। लोग चकित रह गए। बीरबल ने गौर से देखा, फिर धीरे से पास गया और पानी की धार पर हाथ रखा। वो तो महीन कांच की नली थी जो पानी को थामे हुए थी और देखने में अदृश्य लगती थी। बीरबल ने हंसकर कहा, यह तो अद्भुत नहीं बल्कि चालाकी है। जादूगर का चेहरा उतर गया। फिर जादूगर ने कहा, अब देखो, मैं खुद को अदृश्य कर दूंगा। उसने कपड़े का बड़ा टुकड़ा अपने ऊपर डाला, मंत्र पढ़ा और गायब हो गया। दरबार वाले दंग। बीरबल मुस्कुराए, जरा पीछे गए और पर्दे के पीछे खड़े जादूगर को पकड़ लिया। असल में वो नीचे बने गुप्त दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने कहा, मियां, अदृश्य होना इतना आसान नहीं होता। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। जादूगर की हार। जादूगर परेशान होकर बोला, ठीक है बीरबल साहब, आपने तीनों खेल पकड़ लिए, लेकिन चौथा खेल मेरा सबसे बड़ा है। उसने एक सुनहरी गेंद निकाली और कहा, यह गेंद अपने आप बोलती है, देखो। गेंद से आवाज आई, अकबर महान है। दरबार वालों ने आश्चर्य से देखा। बीरबल ने गेंद को ध्यान से सुना, फिर उसे तोड़ा। अंदर एक आदमी का खिलौना और एक बोलने वाला यंत्र निकला जिसमें पहले से रिकॉर्डिंग थी। बीरबल ने कहा, आपके जादू से ज्यादा बड़ा जादू सच होता है। जादूगर अब पूरी तरह निरुत्तर था। अकबर बोले, तुम्हारा हुनर अच्छा है, लेकिन चालबाजी दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाना ठीक नहीं। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कोई भी खेल या जादू तभी तक मायने रखता है जब तक कोई उसे समझ न पाए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और जादूगर को चेतावनी देकर वापस भेज दिया। सीख, धोखा चाहे जितना रंगीन हो, बुद्धि और सच्चाई के आगे हमेशा हारता है। बीरबल और तोता जिसने दरबार का राज उगल दिया। दिल्ली का दरबार रोज की तरह सजा सवरा हुआ था। तभी एक अजीब घटना हुई। एक रंग बिरंगा तोता सीधा अकबर के सिर पर आकर बैठ गया और बोल पड़ा, बीरबल, चुपचाप हट जा, असली सलाहकार अब मैं हूं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया, पर अकबर के चेहरे पर चौंकाने वाली गंभीरता थी। एक तोता और इतना ढीठ। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उस तोते ने आगे जो कहा वो सुनकर सभी दंग रह गए। दरबार में 3 ऐसे लोग हैं जो चोरी छिपे दुश्मनों से पत्र भेजते हैं। अब माहौल पलट गया। दरबारियों की शक की निगाहें एक दूसरे पर टिकी। अकबर बोला, बीरबल, पता लगाओ, ये तोता क्या सच बोल रहा है? बीरबल मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में गहराई थी। बीरबल ने तोते को गौर से देखा। उसके पैर में एक सुनहरा घुंघरू बंधा था और उसकी गर्दन पर छोटे मोती जड़े हुए थे। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, क्या कोई जानता है ये किसका पालतू है? एक दरबारी, मंत्री सुरभानंद, थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, लगता तो है मेरे पड़ोसी हकीम साहब के यहां ऐसा कोई तोता है। बीरबल को शक हो गया। उसने तोते को अपने घर ले जाने की इजाजत मांगी। जहां पनाह, अब ये मेरा मेहमान रहेगा और इसका सच मैं बाहर निकालूंगा। बीरबल ने तोते को अपने बाग में पिंजरे में रखा। हर दिन उससे बात करता,
लेकिन न मारता न डराता। और राज बताने वाले तोते, तू बताता है वो जो सब छिपाते हैं। तोता बोला, हाँ हाँ। बीरबल भी दोपहर में नींद में खर्राटे मारता है। बीरबल हंस पड़ा। लेकिन 2 दिन बाद तोता फिर बोला, राजा के दस्तखत की नकल मंत्री साहब कर रहे हैं। यह सुनकर बीरबल चौंक गया। तोता सिर्फ बकवास नहीं कर रहा था, कुछ तो सच्चाई थी। बीरबल ने चाल चली। उसने रात में अपने बाग में मंत्री सुरभानंद के नौकर को तोते के पास आते देखा। वो हल्के में कुछ फुसफुसाता और चला जाता। मतलब साफ था, कोई तोते को सिखा रहा था। बीरबल ने उसी रात तोते के पास एक और तोता रख दिया, जो बीरबल का प्रशिक्षित पालतू था। और अगले दिन दोनों तोतों की बातचीत शुरू हो गई। पहला तोता, मालिक ने कहा, आज दरबार में कह देना कि सेनापति षड्यंत्र रच रहा है। दूसरा तोता, बीरबल का हुक्म के मुताबिक। अब बीरबल को सब समझ आ गया। यह तोता मंत्री सुरभानंद की चाल थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों तोते लाकर रखा। पहले तोते ने वही बात दोहराई, सेनापति गद्दारी कर रहा है। बीरबल बोला, और ये दूसरा तोता क्या कहता है? दूसरा तोता बोला, साजिश मंत्री सुरभानंद की है। वो ही मुझे हर रात सिखाते हैं कि दरबार में क्या बोलना है। दरबार में सन्नाटा। सुरभानंद डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बीरबल बोला, जहांपना, तोता कोई जादूगर नहीं, लेकिन एक चतुर आदमी की भाषा सीख सकता है, और यह तोता हर रात सिखाया जाता था। अकबर गरजे, मंत्री सुरभानंद, तुमने बीरबल को हटाने के लिए यह घटिया चाल चली, राजा के दस्तखत की नकल और जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश। तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है। सुरभानंद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो तोता बीरबल के घर में आराम से रहता था। बीरबल ने उसके लिए एक नया नाम रखा, दरबारी झुनझुन, और वो हर सुबह चहककर बोलता, बीरबल नंबर 1, बीरबल नंबर 1। बीरबल मुस्कुराता, हाँ हाँ, अब तू भी समझदार हो गया। सीख, मोरल, झूठ की आवाज चाहे कितनी तेज क्यों न हो, सच का तोता एक दिन बोल ही उठता है। और जो दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, वो खुद तोते की तरह फंस जाता है। बीरबल और रहस्यमयी पंडित, जो हर बात उल्टी करता था। एक दिन दरबार में अचानक हलचल मच गई। एक अजीब सा पंडित आया था, जो हर बात उल्टी करता था। वो सच को झूठ, दिन को रात और अच्छे को बुरा कहता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बातों में ऐसा तर्क छुपा होता कि कई बार वो सही भी लगती। जब पूरी राजधानी उसकी उल्टी बातों से भ्रमित होने लगी, तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया। एक दोपहर दरबार में एक लंबी दाढ़ी वाला पंडित आया। उसने कहा, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा सिद्ध कर सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो बताओ, सूरज चमक रहा है या नहीं? पंडित ने कहा, नहीं, ये तो अंधकार है। लोग हंसने लगे, लेकिन पंडित बोला, ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये अज्ञान का प्रकाश है। जो ज्ञान देता है वो अंधकार है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के अंदर होता है, बाहर नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पंडित से कहा, पंडित जी, अगर आप उल्टी बातें करते हैं तो ये बताइए, गधा अच्छा होता है या घोड़ा? पंडित बोला, गधा अच्छा होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? पंडित ने कहा, क्योंकि घोड़ा तो मालिक को युद्ध में ले जाता है, लेकिन गधा केवल बोझ ढोता है, और सच्चा ज्ञानी वही है जो बोझ उठाए, न कि लड़ाई करे। बीरबल समझ गया, ये आदमी तर्क का खेल खेलता है। धीरे धीरे पंडित ने लोगों को उलझाना शुरू कर दिया। किसानों से कहता, धान मत बो, पत्थर बो, क्योंकि पत्थर कभी सूखता नहीं। व्यापारियों से कहता, लाभ नहीं, हानि में सुख है। लोग भ्रमित होने लगे, कुछ उसकी बात मानने भी लगे। हालत इतनी बिगड़ गई कि एक गांव ने खाना उगाना ही छोड़ दिया। अकबर परेशान हो गए और बोले, बीरबल, इस उल्टी दुनिया को सीधा करो, वरना राजधर्म डगमगा जाएगा।
बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल दरबार में एक और उल्टा ज्ञानी आएगा, बीरबल स्वामी, जो हर बात को और ज्यादा उल्टी करके बताएगा। अगले दिन बीरबल साधु के वेश में आए। उन्होंने कहा, जो खड़ा है वो गिरेगा और जो गिरा है वही उठेगा, इसलिए खड़े रहना मूर्खता है। सभी चौंके, पंडित भी चौंका। फिर बीरबल बोले, जो खाता है वो भूखा रहेगा और जो उपवास करता है वो तृप्त होगा, क्योंकि भूख पेट में नहीं मन में होती है। दरबार में ठाके गूंज उठे। अब पंडित बोला, तो फिर आप ही ब्रह्मज्ञानी हैं, आप मेरी उल्टी बातों को भी पलट सकते हैं। बीरबल बोले, नहीं, मैं तो सिर्फ सीधी बात को उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आप उल्टी बात को सीधा करते हो। फर्क इतना है, मेरी उलटबाजी सच्चाई को छूती है, आपकी केवल भ्रम पैदा करती है। बीरबल ने पंडित से सीधा सवाल किया, पंडित जी, आप कहते हो झूठ सच्चा होता है, तो बताओ क्या तुम असली पंडित हो? पंडित फंस गया। अगर कहें हां तो वो खुद को झूठा मानेगा, अगर कहें से नहीं तो भी उलट हो जाएगा। वो घबरा गया और बोला, मैं तो बस खेल कर रहा था, माफ कर दो। बीरबल बोले, खेल वहां तक ठीक है जहां तक जनता भ्रमित ना हो, लेकिन आपने तो लोगों का जीवन बदलने की कोशिश की। अकबर ने आदेश दिया, इस पंडित को राजधानी से बाहर करो, ताकि दोबारा कोई उल्टी बातों से जनता को गुमराह न करे। मोरल, सीख, सत्य वो नहीं जो उलटफेर में छुपा हो, बल्कि वो है जो सरलता से सामने खड़ा हो। तर्क का खेल बुद्धि को चमत्कृत कर सकता है, लेकिन अंत जीत उसी की होती है जो सच्चाई को सीधा और स्पष्ट रखे। दरबार में घुसे 3 ठग। बीरबल की चालाकी। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। बड़े बड़े व्यापारी, विद्वान, सिपाही और आम लोग अपनी फरियादें लेकर आते रहते थे। मगर उस दिन कुछ अलग हुआ। 3 आदमी शानदार पोशाक पहनकर, हाथों में कीमती तोहफे लिए, शाही अंदाज में दरबार में दाखिल हुए। उनके हाव भाव और चाल ढाल ऐसी थी मानो कोई बहुत बड़े अमीरजादे हों। दरबारियों ने सोचा, जरूर कोई रईस मेहमान होंगे। तीनों ने सलाम किया और बोले, जहांपनाह, हम दूर दराज के व्यापारी हैं, आपका दरबार देखकर मन खुश हो गया। हम चाहते हैं आपको तोहफा भेंट करें और एक व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव रखें। अकबर ने उनकी बातें सुनी और उनकी कीमती पोशाकों और चांदी सोने के तोहफों को देखकर प्रभावित हुए। मगर बीरबल की तेज नजर को उनकी चाल में कुछ बनावटीपन नजर आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है, मेहरबानी करके अपना नाम, धंधा और शहर का पता बताएं। तीनों ठग एक पल को झिझके, फिर बोले। पहला बोला, हमारा नाम जफरुद्दीन है, हम मलिकाबाद के व्यापारी हैं। दूसरा बोला, मैं गुलाम हुसैन शहजादपुर से हूं। तीसरा बोला, मैं रियासत खान पत्थरगढ़ का सेठ हूं। बीरबल ने तुरंत पूछा, बहुत अच्छा, मलिकाबाद में कौन सा अनाज पैदा होता है? पहला ठग घबराया, बोला, खजूर। बहुत होते हैं। बीरबल को हंसी आई, मलिकाबाद में तो खजूर कभी नहीं होते। फिर दूसरे से पूछा, शहजादपुर में कौन सी नदी बहती है? वो बोला, वहां तो समुद्र है। दरबार में ठहाका गूंज गया, क्योंकि शहजादपुर बीच मैदान में बसा था। तीसरे से पूछा, पत्थरगढ़ के राजा का नाम बताओ। वो बोला, वो हकीम साहब। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। जहांपनाह, ये तीनों झूठे हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक और तरकीब आजमाने दीजिए। फिर तीनों से कहा, आपके तोहफे बहुत कीमती हैं, पर नियम के मुताबिक पहले दरबार की परीक्षा देनी होगी। ये चांदी का कलश लेकर बगल वाले कमरे में जाइए और इसमें दरबार की नजरों से बचकर सोना भरकर लाइए। अगर आप सच्चे हैं तो आपकी ईमानदारी का सबूत मिल जाएगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और कलश लेकर जल्दी से कमरे में घुसे।
बीरबल ने सिपाहियों को पहले से तैनात कर रखा था। तीनों जैसे ही कमरे में पहुंचे, वहां कोई सोना था ही नहीं, बल्कि चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। वे डरकर घुटनों के बल बैठ गए और बोले, हुजूर, माफ कर दीजिए, हम ठग हैं। दरबार को चकमा देकर कुछ व्यापार के बहाने ठगी करना चाहते थे। अकबर ने गुस्से में कहा, दरबार को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तीनों ने कांपते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, गरीबी ने मजबूर कर दिया, इसलिए ये चाल चली। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इनकी सजा तय होनी चाहिए, लेकिन इन्हें कुछ महीनों की कड़ी मेहनत करने का मौका दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसा गुनाह न करे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तीनों को हल्की सजा देकर छोड़ने का आदेश दिया। सीख, बादशाह ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और समझदारी से दरबार बार बार बच जाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ठग चाहे कितने भी चालाक हो, सच्चाई के सामने उनकी चाल हमेशा नाकाम रहती है। दरबारियों ने बीरबल की वाहवाही की और तीन ठगों की कहानी पूरे शहर में हंसी का किस्सा बन गई। सीख, सच्चाई और बुद्धि के आगे कोई चालाकी टिक नहीं पाती। अकबर ने रखा असंभव चुनौती बीरबल का जवाब। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का मन दरबार में कुछ नया करने का हुआ। वे चाहते थे बीरबल की चतुराई को और कड़े इम्तिहान में परखें, इसलिए उन्होंने एक बेहद मुश्किल चुनौती का ऐलान किया। दरबारियों के सामने अकबर ने कहा, आज मैं एक असंभव चुनौती रख रहा हूं। जो इसे पूरा करेगा उसे अनमोल इनाम मिलेगा। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। बीरबल भी मुस्कुराकर अकबर की तरफ देखने लगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें ऐसा व्यक्ति लाना है जो पूरी तरह ईमानदार हो, लेकिन उसने कभी झूठ न बोला हो और न ही कोई गलत काम किया हो। अगर तुम ऐसा आदमी खोज लाओ तो मैं तुम्हें अपने खजाने का आधा हिस्सा दूंगा। दरबारियों ने हैरानी से अकबर को देखा। कौन होगा ऐसा इंसान जो कभी झूठ न बोले, कभी गलती न करे? यह तो नामुमकिन था। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर कहा, जहां पनाह, यह चुनौती सच में कठिन है, लेकिन कोशिश करूंगा। अकबर मुस्कुराए, देखते हैं तुम्हारी चतुराई में कितना दम है। बीरबल कई दिन दरबार से बाहर रहा। उसने गांव गांव घूमकर लोगों से सवाल पूछे, साधु संतों से मुलाकात की, बच्चों तक से बातचीत की, पर हर कोई किसी न किसी वक्त झूठ बोल चुका था या कोई न कोई गलती कर चुका था। बीरबल की बुद्धि भी उलझ गई। ऐसा कौन होगा जो पूरी तरह निर्दोष साबित हो सके? 3 दिन बाद बीरबल दरबार लौटा। उसके साथ एक 8 साल का मासूम बच्चा था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल के कपड़े साधारण थे, आंखों में सच्चाई झलकती थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यही है तुम्हारा चुना हुआ आदमी? बीरबल बोला, जी जहां पनाह, यही है। अकबर ने हैरानी से बच्चे को देखा। क्या ये कभी झूठ नहीं बोलता? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, ये अभी बच्चा है, इसे सही गलत का पूरा भान भी नहीं। इसका मन साफ है, इसमें छल नहीं। इसका झूठ भी मासूम होता है, जो जानबूझकर नहीं होता। इसलिए यही इस चुनौती का जवाब है। अकबर मुस्कुराकर बोले, लेकिन मैंने कहा था जिसने कभी गलत काम न किया हो। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, एक बच्चा ही ऐसा हो सकता है जो नियत से पाप नहीं करता। बाकी हर इंसान बड़ा होते होते छलकपट सीख ही जाता है। कोई भी बड़ा आदमी 100% निर्दोष नहीं हो सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको बीरबल की बात समझ में। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, सचमुच तुमने असंभव चुनौती को संभव बना दिया। मैं हार मानता हूं। फिर गोपाल को चांदी के सिक्के दिए और बीरबल को शाही अंगूठी भेंट की। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में परफेक्ट इंसान केवल किताबों में मिलते हैं। असल में केवल बच्चों का मन ही सच्चा होता है। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज उठी और बीरबल की चतुराई की फिर तारीफ हुई। सीख,
दुनिया में कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं, पर एक बच्चे का दिल हमेशा सच्चाई का आईना होता है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी बीरबल की परीक्षा लेने में जल्दबाजी नहीं की और मान लिया कि बीरबल की अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में घुसे 4 नकली राजकुमार पर एक दिन अकबर का भव्य दरबार सजा हुआ था। शेरों की तरह अकड़कर खड़े पहरेदार, कीमती आसनों पर बैठे अमीर लोग और बीच में अकबर बीरबल का शानदार दरबार। तभी अचानक महल के द्वार पर शोर मचा। 4 युवक भारी पोशाकों और कीमती गहनों में सजे शाही अंदाज में अंदर दाखिल हुए। संग में बेशकीमती तोहफे, चमकदार तलवारें और नौकर चाकर भी थे। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, हम चारों राजकुमार हैं, अलग अलग राज्यों के वारिस, और आपकी सेवा में मित्रता का प्रस्ताव लाए हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनी। उनकी चाल ढाल, बोलचाल में राजसी ठाठ तो दिख रहा था, मगर बीरबल की पैनी नजर को कुछ गड़बड़ लगी। अकबर ने पूछा, तुम्हारे राज्य का नाम? पहले युवक ने कहा, मेरा राज्य है सोनगढ़। दूसरे ने कहा, मेरा राज्य है मोतिंगर। तीसरे ने बताया, हमारा राज्य है हीरापुर। और चौथा बोला, हमारा नाम है पन्ना चंद्र। बीरबल मुस्कुरा दिया। क्या गहनों के नाम पर ही सारे राज्य बसते हैं? फिर भी अकबर ने औपचारिक बातचीत शुरू की। चारों युवकों ने कहा कि वे दोस्ती के रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं और दरबार से कुछ सौदों में मदद चाहते हैं। बीरबल को शक पक्का हो गया। उसने अकबर से इजाजत मांगी। जहांपनाह, क्या मुझे चारों से अकेले में कुछ सवाल करने की छूट मिले? अकबर ने इशारा किया। जरूर बीरबल। बीरबल ने चारों को अलग अलग कमरों में बैठाया और हर किसी से अलग अलग सवाल पूछे। तुम्हारे राज्य का झंडा कैसा है? आपके राज्य में फसल कौन सी होती है? वहां के त्योहार कौन कौन से हैं? आपके महल में दरबार किस दिन लगता है? जवाब सुनकर बीरबल को हंसी आ गई। चारों में से कोई भी सवाल का साफ जवाब नहीं दे सका। एक ने कहा, हमारे यहां नारियल की खेती होती है, जबकि उसका राज्य पहाड़ों में बताया था। दूसरे ने बोला, हमारे झंडे में सूरज और चांद है, जबकि 2 मिनट पहले उसने शेर का निशान बताया था। तीसरे और चौथे की कहानी भी उलझी हुई थी। बीरबल ने समझ लिया, ये चारों राजकुमार नहीं, कोई चालाक ठग है। बीरबल ने तुरंत दरबार में चारों को फिर बुलवाया और बोला, आप राजकुमार हो तो जरा अपनी तलवार चलाने की कला दिखाओ, जो हर राजकुमार सीखता है। चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। पहले युवक ने तलवार हाथ में लेते ही गिरा दी। दूसरा कांपने लगा। तीसरा तलवार को उल्टा पकड़ रहा था और चौथे ने कोशिश ही नहीं की। अकबर ने हंसकर कहा, अब तो साफ है तुम चारों नकली हो। डरकर चारों ने सिर झुका लिया और कबूल किया, जहांपनाह, हम गरीब ठग हैं, बड़े महलों में अपनी किस्मत आजमाने आए थे ताकि कुछ सोना मिल जाए। अकबर गुस्से में थे, मगर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये बेवकूफ तो है मगर खतरनाक नहीं। सजा देकर छोड़ दीजिए ताकि सबक सीखें। अकबर ने चारों को हल्की सजा दी और चेतावनी देकर रिहा कर दिया। सीख, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी हर बार हमें बचा लेती है। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, जो दिखावे से सच मान ले वो राज नहीं संभाल सकता। दरबार में तालियां बजने लगी और 4 नकली राजकुमारों की कहानी अकबर के राज्य में हंसी का किस्सा बनकर फैल गई। सीख, झूठ का महल कभी टिकता नहीं, चाहे उसमें कितनी भी चमक क्यों न हो। बीरबल की वो चाल जिसने मंत्री मंडल हिला दिया। बादशाह अकबर के दरबार में उन दिनों कुछ अजीब हो रहा था। मंत्रिमंडल में एक गुट धीरे धीरे बीरबल के खिलाफ हो गया था। रजिया बेगम नाम की एक नई रानी महल में आई थी और उनके कहने पर कुछ नए मंत्री बनाए गए थे, जो बीरबल की बातों को हल्के में लेने लगे थे। रोज नए मंत्री बीरबल के सुझावों को काटते, उनका मजाक उड़ाते और बादशाह को यह जताने की कोशिश करते
कि बीरबल अब बूढ़ा हो चला है, उसकी चतुराई काम नहीं आ रही। अकबर भी थोड़ा संशय में थे। दरबार के एक मंत्री खैरुद्दीन ने मंत्रिमंडल के गुटबाजों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। वहां कहा गया, अब बीरबल को दरबार से हटाना ही होगा। अगर हम उसकी एक बड़ी गलती पकड़ लें तो बादशाह खुद उसे निकाल देंगे। एक योजना बनी, बीरबल को एक गलत आदेश पर दस्तखत करवाए जाएंगे जिससे राजकोष को नुकसान होगा और फिर बीरबल को ही दोषी ठहराया जाएगा। अगले दिन बीरबल को एक मोटी याचिका दी गई जिसमें लिखा था कि दक्षिण प्रदेश के किसानों को राहत देने हेतु 5 लाख सोने की मुद्राएं अग्रिम दी जाए। याचिका में राजा की मुहर की छाया प्रति लगी थी। बीरबल को शक हुआ पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने याचिका ली, मुस्कराए और बोले, कल जवाब दूंगा, लेकिन आज मैं एक भोज दूंगा दरबार के सभी मंत्रियों के सम्मान में। सभी मंत्री चौंक गए। बीरबल भोज देंगे? अगली शाम भोज शुरू हुआ। सोने की थालियां बिछी, शाही व्यंजन परोसे गए। संगीत, नृत्य और रोशनी का अद्भुत दृश्य था। पर सबसे दिलचस्प बात, बीरबल ने सभी मंत्रियों को एक एक बिल्कुल समान दिखने वाला पत्र पकड़ा दिया और बोला, आप सब भोज के बाद इसे पढ़े घर जाकर अकेले में। दरअसल हर पत्र में अलग अलग बात लिखी गई थी। एक में लिखा था, हमें पता चल गया है कि आपने योजना बनाई थी बीरबल को हटाने की। दूसरे में, आपका साथी अब आपके खिलाफ गवाही देगा। तीसरे में, आपने जो झूठी याचिका बनाई थी वो बीरबल तक पहुंच चुकी है। हर मंत्री को लगने लगा कि राज खुल गया है। अब शुरू हुआ डर और घबराहट का खेल। रात के तीसरे पहर खैरुद्दीन और 3 अन्य मंत्री चुपके से बीरबल के घर पहुंचे। बोले, हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं, लेकिन आप राजा से कुछ मत कहिए, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। बीरबल बोले, आपकी गलती मैं नहीं, आपके डर ने उजागर की है। राजा ने सिर्फ मौन साधा था और आपने उसे अपराध समझ लिया। अगली सुबह अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने उस याचिका पर क्या निर्णय लिया? बीरबल बोले, हुजूर, ये नकली मुहर के साथ फर्जी याचिका है। जो लोग इसे लाए थे वे अब इस्तीफा दे चुके हैं। फिर बीरबल ने दरबार में वो भोज पत्र भी पढ़ा जिसमें अलग अलग संदेश थे। पूरा मंत्रिमंडल स्तब्ध रह गया। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी ये चाल सिर्फ बुद्धि नहीं थी, ये तो डर के अंदर छिपे अपराध को खींच लाने की कला थी। अकबर ने चारों मंत्री पद से हटा दिए और उनके स्थान पर योग्य और सच्चे व्यक्तियों को नियुक्त किया। राजा ने घोषणा की, बीरबल सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, अब वो राजन्याय गुरु जो एक चाल से पूरे दरबार की नीयत परख सकते हैं। सीख, मोरल, झूठ की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपने ही डर में फंस जाता है। बीरबल की चालों में तलवार नहीं, तर्क होता है जो बिना खून के क्रांति लाते हैं। बुद्धिमानी तब सबसे बड़ी होती है जब दुश्मन खुद अपना राज खोल दे। बीरबल और 4 दरवाजों वाला सच। एक दिन दरबार में एक नौजवान व्यापारी नाम विशंभर गुस्से में लाल होकर आया और बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरी पत्नी पर चोरी का आरोप लगाया गया है और अब उसे रानियों के महल के पीछे वाले हिस्से में बंद कर दिया गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, चोरी का क्या आरोप? विशंभर बोला, मेरी पत्नी रसोई में काम करती है, उस पर रानियों की कीमती अंगूठी चुराने का आरोप लगाया गया है, पर हुजूर, वो निर्दोष है। अकबर ने तत्काल रक्षकों को बुलाया। रानी की प्रमुख सेविका ने कहा, महाराज, अंगूठी उसी दिन से गायब है जिस दिन वो रसोई में थी, और वो 4 कमरे जिसमें रानियों का सामान रहता है, उन्हीं में से किसी एक में वो अंगूठी छुपाई गई है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सच 4 दरवाजों के पीछे है, मैं उसे बाहर निकाल लाऊंगा। महल के उस हिस्से में 4 विशेष कमरे थे। 1, पहला दरवाजा जहां रानियों के गहने रखे जाते थे। 2, दूसरा दरवाजा जहां रानियों की सेविकाएं आराम करती थी।
3 तीसरा दरवाजा, जहां कीमती चीजें गुप्त रूप से रखी जाती थी। 4 चौथा दरवाजा, एक बंद कमरा जिसे कोई खुलवाना नहीं चाहता था। बीरबल ने कहा, अगर अंगूठी इनमें से किसी कमरे में है तो वो सिर्फ वहां होगी जहां उसे छुपाने वाला सोचता है कि कोई नहीं पहुंचेगा। बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने 4 रंगीन धागे लटकाए। हर धागा एक दरवाजे से जुड़ा था। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, इनमें से हर धागे को खींचा जाएगा। जो भी झूठ बोलेगा उसका धागा सच उगल देगा। सब हंसे, पर बीरबल गंभीर थे। चारों प्रमुख सेविकाओं से कहा गया कि वे जाकर धागे को धीरे से छू कर आए और अंदर कमरे में क्या देखा वो आकर बताए। पहली सेविका बोली, पहले कमरे में कुछ नहीं था। दूसरी बोली, दूसरे कमरे में सभी सो रही थी। तीसरी बोली, तीसरे कमरे में तो ताले लगे थे, लेकिन चौथी चुप थी। बीरबल बोले, जिसके पास कहने को सच नहीं होता वो अक्सर चुप हो जाता है। मैं चौथे कमरे का ताला आज खुद खोलूंगा। चौथा दरवाजा खोला गया। उसमें घुप अंधेरा था। बीरबल ने मशाल से अंदर रोशनी डाली और वहां एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी निकली जिसमें अंगूठी छुपाई गई थी। अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, ये वही कमरा है जो कोई नहीं खोलना चाहता, क्योंकि इसी में झूठ सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। अब सेविकाओं से सख्ती से पूछा गया और चौथी सेविका रो पड़ी, हुजूर, मैंने ही अंगूठी छुपाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नई नई आई उस लड़की को आप रानियों की खास सहेली बना दे। बीरबल ने कहा, 4 दरवाजे चाहे जितने भी मजबूत हो, पर अगर बीरबल की नजर हो तो उनके पीछे का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। विशंभर की पत्नी को दोषमुक्त कर दिया गया और चौथी सेविका को महल से निकाल दिया गया। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ अंगूठी नहीं खोजी, बल्कि उस दरवाजे को खोला जिसे लोग खुला नहीं देखना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां सच छुपता है वहां कोई दरवाजा बीरबल से बंद नहीं रहता। सीख, मोरल, झूठ अक्सर सबसे छुपे कमरे में छुपता है, पर सच्चाई की रोशनी वहां भी पहुंच जाती है। हर दरवाजे के पीछे कोई कहानी होती है। बस बीरबल जैसा कोई हो जो उन्हें खोल सके। सच दरवाजा नहीं खटखटाता, वो तो बस सामने आता है जब कोई उसे ढूंढे दिल से। T4 बीरबल पर मुकदमा, जब न्याय खुद ही कटघरे में खड़ा था। शेख चिल्ली श्रृंखला की सबसे तूफानी और निर्णायक कड़ी, जहां बीरबल को अपने ही फैसलों की सफाई देनी है। उस दरबार में जिसमें हर दरबारी अब एक सवाल बन गया है, क्या हो जब वो इंसान जो बरसों से दूसरों का न्याय करता आया हो आज खुद कटघरे में खड़ा हो? क्या बीरबल अपने ही पुराने फैसलों को दोबारा सही ठहरा पाएंगे, या कोई ऐसा रहस्य बाहर आ जाएगा जो उनके पूरे जीवन की साख को मिटा सकता है? और क्या शेख चिल्ली की अगली चाल इतिहास का सबसे बड़ा पर्दाफाश साबित होगी? कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी दस्तावेज से। पूरा दरबार चौंक गया जब शेख चिल्ली ने एक सीलबंद पेटी राजा अकबर को सौंपी। उसमें थे बीरबल के पिछले 10 वर्ष के 7 फैसलों की फाइलें और साथ में एक पर्ची। इन 7 फैसलों की सार्वजनिक जांच की जाए। क्या इनमें से कोई निर्णय बिना साक्ष्य केवल तर्क पर आधारित था? अगर हां, तो बीरबल को न्याय पद से हटा दिया जाए। अकबर हक्के बक्के रह गए। बीरबल के ऊपर मुकदमा, मेरे ही दरबार में? बीरबल बोले, जहां सच्चाई की परीक्षा न हो वहां सम्मान का कोई मूल्य नहीं। मैं तैयार हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इस बार मेरे जवाब खुद मेरा भविष्य तय करेंगे। दरबार को 3 भागों में बांटा गया। 1, जनता जो हर फैसले की सत्यता पर राय देगी। 2, दरबारी जो साक्ष्य व तर्कों का परीक्षण करेंगे। 3, जांच अधिकारी शेख चिल्ली स्वयं। पहला मामला, रामदास बनाम सोमदत्त खेत विवाद। बीरबल ने तब खेत रामदास को दिया था क्योंकि उसकी हथेली में मिट्टी के रंग की गंध थी, जबकि सोमदत्त की हथेली में
रेशमी कपड़े की महक थी। शेख चिल्ली चिल्लाया, ये कैसा न्याय? सुगंध देखकर जमीन बाटी। बीरबल मुस्कुराए, न्याय हमेशा आंखों से नहीं, कभी कभी अनुभव से होता है। रामदास सचमुच खेत जोतता था। सोमदत्त तो गांव का साहूकार था, जिसने जमीन खरीदने का सपना देखा था, पर मिट्टी को कभी छुआ भी नहीं। जनता की राय आई, बीरबल सही। दूसरा मामला, राजकुमारी की अंगूठी चोरी। बीरबल ने बिना सबूत 4 नौकरों में से एक को चुना, क्योंकि उसने पसीना नहीं पोंछा था, जबकि बाकी 3 घबराकर बार बार रुमाल निकाल रहे थे। शेख चिल्ली फिर बोला, पसीना देखकर चोर पहचानना, ये जादू है या न्याय? बीरबल बोले, जिसे पता हो कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसे डर नहीं होता, और डर न हो तो पसीना क्यों? जांच में पाया गया, वो नौकर सचमुच अब महल में हीरा बेचने गया था उसी दिन। जनता की राय, बीरबल सही। लेकिन तीसरा मामला आते ही माहौल बदल गया। मामला था कालगिन नामक गुप्तचर की गुमशुदगी। बीरबल ने तब उसे देशद्रोही मानते हुए गायब मानकर मृत घोषित किया था। बिना शव, बिना साक्ष्य। शेख चिल्ली उठ खड़ा हुआ, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि यह फैसला बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के लिया गया था? बीरबल ने पहली बार सिर झुका दिया। हां, तब सिर्फ मेरी बुद्धि थी, कोई प्रमाण नहीं। दरबार में सन्नाटा, अकबर की आंखों में चिंता, जनता में फुसफुसाहट। अब शेख चिल्ली ने आखिरी वार किया। वो मंच के नीचे गया और एक वृद्ध को दरबार में लाया, जिसका चेहरा आधा ढका था। यह है कालगिन का बड़ा भाई, जो वर्षों से खोज कर रहा था अपने भाई की। उसे कभी शव नहीं मिला, लेकिन हर दस्तावेज में लिखा था, देशद्रोही, मृत घोषित। बीरबल स्तब्ध। शेख चिल्ली गर्जा, क्या अभी इस दरबार में कोई बीरबल के फैसलों को त्रुटीन कह सकता है? या आज पहली बार न्याय स्वयं दोषी ठहरा है? अकबर उठे। उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि बीरबल की तरफ देखा और बस इतना कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हर फैसला तुम्हारा सही था? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने सोचा था कि सत्य हमेशा तर्क से आता है, पर आज समझा कि तर्क से परे भी कुछ होता है। धैर्य, प्रतीक्षा और मानवीयता। मुझे सीखना है। फिर से, अगर चाहे तो मेरा पद हटा ले, पर मेरी खोज अब रुकेगी नहीं। दरबार मौन था। अकबर चुप थे। शेख चिल्ली धीरे से मुस्कुराया और बोला, तो चलो, आखिरी खेल अब मैं नहीं, खुद बीरबल खेलेंगे। लेकिन अगली बार मैं नहीं आऊंगा। आएगा वो जिसे बीरबल ने कभी शिष्य कहा था, और जिसने बीरबल को धोखेबाज कहा। क्या अगली कहानी होगी बीरबल और विद्रोही शिष्य? जब ज्ञान ने गुरु से विद्रोह किया, क्या बीरबल अब खुद को फिर से साबित कर पाएंगे? या ये कहानी होगी उनकी सबसे गहरी आत्मपरीक्षा की, जहां उनके अतीत का एक शिष्य आज बन चुका है उनका सबसे बड़ा शत्रु? जारी रहेगा बीरबल और विद्रोही शिष्य, जब ज्ञान ने गुरु से विद्रोह किया। शेख चिल्ली श्रृंखला की नई और बेहद चौंकाने वाली कड़ी, जहां बीरबल के अतीत का एक शिष्य बनकर लौटा है उनका सबसे खतरनाक दुश्मन, और उसके पास है बीरबल को गिराने का सबसे सच्चा झूठ। क्या हो जब वो जिसे तुमने खुद सिखाया, तुम्हारे खिलाफ सबसे घातक चाल चल जाए? जिसे तुमने ज्ञान दिया, वो अब तुम्हें अज्ञानी घोषित करने निकले? और क्या हो जब वो शिष्य अब सच नहीं, बल्कि झूठ के विज्ञान में महारथी बन चुका हो? क्या बीरबल अपनी सबसे भावनात्मक लड़ाई जीत पाएंगे, या इस बार न्याय खुद ही मौन रह जाएगा? कहानी शुरू होती है उस दिन से जब बीरबल ने पद छोड़ने की घोषणा की। राजा अकबर ने उनका त्यागपत्र अस्वीकार कर दिया, लेकिन कहा, तुम्हें खुद को दोबारा साबित करना होगा, इस बार उस व्यक्ति के सामने जिसे तुमने खुद गढ़ा है और जो अब तुम्हें ही चुनौती दे रहा है। बीरबल चौंक गए। कौन? अकबर ने एक नाम लिया, आर्यदत्त। आर्यदत्त बीरबल का पुराना शिष्य।
जो वर्षों पहले दरबार छोड़कर हिमालय चला गया था, क्योंकि एक मुकदमे में बीरबल ने उसकी दलील को खारिज कर दिया था। कहा जाता है वो अब एक ऐसा तर्कज्ञानी बन चुका है जो झूठ को भी ऐसा मोड़ देता है कि वो सुनने में सच लगे। शेख चिल्ली ने भी हंसते हुए कहा था, मैंने उसे नहीं भेजा, पर वो आएगा, क्योंकि अब बीरबल को हराया जा सकता है बीरबलियत से ही। एक सप्ताह बाद आर्यदत्त दरबार पहुंचा। कंधों पर काले वस्त्र, हाथ में एक शास्त्र, तर्कशास्त्र का उल्टा ग्रंथ, और आंखों में एक जलती हुई चिंगारी। उसने कहा, गुरुदेव बीरबल, आपने मुझे न्याय सिखाया, लेकिन जब मेरा समय आया आपने मेरा तर्क दबा दिया। अब मैं हर उस फैसले को पलटने आया हूं जिसे आपने निर्णायक कहा था। मैं साबित करूंगा कि आपका हर न्याय केवल संयोग था, विज्ञान नहीं। अकबर ने कहा, मुकदमा खुले दरबार में चलेगा। मुद्दा होगा बीरबल बनाम आर्यदत्त, और फैसला देगी जनता। पहला मुद्दा, अनुभव बनाम प्रमाण। आर्यदत्त ने बीरबल के उस फैसले को उठाया जहां बीरबल ने एक मां को उसके बच्चे के बिना भी उसकी गोद की गर्मी से पहचान लिया था। आर्यदत्त बोला, क्या यह न्याय है या सिर्फ एक भावना का उपयोग? क्या न्याय केवल भावनाओं से हो सकता है? बीरबल शांत थे, फिर बोले, कभी कभी जब समय नहीं देता साक्ष्य, तब अनुभव ही सबसे गहरा गवाह बनता है। और मां की गोद की गर्मी, वो किसी भी प्रमाण से बड़ी होती है। जनता की राय बंटी हुई थी। दूसरा मुद्दा, तर्क बनाम तुक्का। आर्यदत्त ने एक पुराना मामला दिखाया जिसमें बीरबल ने एक व्यक्ति को सिर्फ उसकी झिझक से चोर माना था। उसने चिल्लाकर कहा, गुरुदेव, आपने तो बिना पूछे मुकदमा सुलझा दिया था। क्या यह तर्क है या मानसिक जादू? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, आर्यदत्त, तुम्हें तर्क की शक्ति पर विश्वास है, लेकिन जब तर्क चुप हो जाए और इंसान की आंखें कुछ कहें, तब न्याय मौन में होता है, मन में नहीं। फिर आया तीसरा और आखिरी मुद्दा, बीरबल की सबसे बड़ी भूल। आर्यदत्त ने एक दस्तावेज लहराया। यह रही उस फैसले की कॉपी जिसमें बीरबल ने एक व्यक्ति को देश निकाला दिया था, लेकिन वो निर्दोष निकला। आज वो दर दर भटक रहा है। दरबार सन्न रह गया। बीरबल का चेहरा उतर गया। उन्होंने स्वीकारा, हां, ये मेरी भूल थी और मैं उसका पश्चाताप करता हूं। जनता ने भी कहा, बीरबल ने पहली बार स्वीकारा कि वो भी गलत हो सकते हैं। पर आर्यदत्त ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप अब महान नहीं रहे? क्या बीरबल का न्याय अब भी न्याय कहलाता है? बीरबल खड़े हुए और बोले, अगर महानता में गलती की गुंजाइश नहीं तो कोई भी इंसान कभी महान नहीं बन सकता। मैं गिरा हूं पर उठा भी हूं। न्याय तब नहीं होता जब तुम बिना गलती के हो। न्याय तब होता है जब तुम अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत रखते हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। आर्यदत्त मौन था। फिर उसने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आप आज भी वही हैं जिन्होंने मुझे जीतने से ज्यादा स्वीकार करना सिखाया था। आपसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। लेकिन जैसे ही दरबार समाप्त हुआ, शेख चिल्ली फिर प्रकट हुआ, पर इस बार उसके साथ थे 3 अजनबी, और उसने कहा, बीरबल, अब खेल शुरू होगा। 3 चेहरों का, जिनमें एक तेरा है, एक तेरा विश्वासघाती, और एक वो जो किसी को नहीं दिखता पर सबके भीतर रहता है। क्या अगली कहानी होगी बीरबल और 3 चेहरों का रहस्य? जब असली पहचान ही खो जाए, क्या बीरबल समझ पाएंगे कौन मित्र है, कौन मुखौटा? या इस बार इतिहास का सबसे बड़ा छल सामने आने वाला है, जिसमें बीरबल खुद भी नहीं जान पाएंगे वो असली है या नकली? जारी रहेगा 5 बीरबल और 3 चेहरों का रहस्य, जब असली पहचान ही खो जाए। शेख चिल्ली श्रृंखला की अब तक की सबसे रहस्यमय और मनोवैज्ञानिक कड़ी, जहां बीरबल को खुद को ही शक की नजरों से देखना पड़ेगा। क्या हो जब 3 चेहरे दरबार में हो? एक कहे,
मैं बीरबल हूं। दूसरा बोले, मैं बीरबल का सबसे वफादार हूं। और तीसरा बोले, मैं ही बीरबल का असली चेहरा हूं। अब सवाल यह है, सच्चा कौन? और क्या बीरबल खुद भी अपनी असल पहचान पाएंगे, या शेख चिल्ली ने वो जाल रच दिया है जिसमें बीरबल की सच की परछाई तक खो जाएगी? कहानी शुरू होती है एक अद्भुत दृश्य से। सुबह का समय था। अकबर का दरबार सज चुका था, पर जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे तो सामने 2 और बीरबल खड़े थे। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। तीनों एक जैसे वस्त्रों में, एक जैसी चाल, आवाज, भाव, यहां तक कि उनकी पुरानी कहावतें भी सबको याद थी। अकबर चौंक गए। ये क्या तमाशा है? एक बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं ही असली बीरबल हूं। इन दोनों को दरबार से हटाइए। दूसरा बोला, ये देखिए, मेरी अंगुली में वो पुरानी छिल गई अंगूठी है जो बीरबल को जंग के समय मिली थी। तीसरा बोला, अगर बुद्धि की परीक्षा चाहिए तो मैं वही बीरबल हूं जिसने सिर्फ चुप रहकर चोर को पकड़ा था। अकबर के आदेश पर सभी की परीक्षा ली जाने लगी, लेकिन हर प्रश्न, हर स्थिति पर तीनों एक जैसे जवाब देते। यहां तक कि बीरबल के बचपन की एक घटना पर भी तीनों ने वही उत्तर दिया कि उन्होंने नदी में कागज की नाव बहाई थी जिसमें गुलाब के पत्ते रखे थे। राजा अकबर की आंखें संदेह से भर गई। क्या यह बीरबल पर कोई असाधारण जादू है? तभी दरबार में शेख चिल्ली प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो हंस नहीं रहा था, बल्कि बिल्कुल शांत था। उसने कहा, यह कोई जादू नहीं, ये मन का खेल है। आज तीनों में एक बीरबल है, एक उसका प्रतिबिंब और एक उसका आंतरिक दोष। जिस दिन बीरबल अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकारेगा, वही असली बीरबल बाहर आएगा। लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा तो सभी 3 चेहरों में बीरबल खो जाएगा। अब बीरबल खुद उलझ गए। वो किसे देखें, किसे पहचाने? उन्हें महसूस हुआ कि अब न्याय का युद्ध बाहर नहीं, अंदर है, और यही युद्ध सबसे बड़ा होता है। उन्होंने तीनों से एक ही सवाल पूछा, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहला बीरबल बोला, तुमने कभी गलती की ही नहीं, गुरुदेव। दूसरा बोला, तुमने सेनापति अशफाक पर शक करके राजा को असहज किया था। तीसरा बोला, धीरे से, तुमने कभी खुद को अपरिवर्तनीय समझा, तभी अपनी सीमाएं देखना बंद कर दिया। वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। बीरबल की आंखें भर आई। उन्होंने तीसरे की ओर देखा और कहा, तुम हो, तुम ही मेरा वो चेहरा हो जिसे मैंने सालों छुपाया, जो थकता है, जो डरता है, जो संदेह करता है और जो फिर भी न्याय करता है। तभी बाकी दोनों चेहरों से धुआं उठने लगा और वो हवा में विलीन हो गए। शेख चिल्ली ने ताली बजाई। बधाई बीरबल, आज तुमने अपनी सबसे गहरी परछाई को अपनाया है। अब तुम तैयार हो अंतिम युद्ध के लिए। अकबर स्तब्ध थे, जनता भावुक थी और बीरबल पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और तेजस्वी लग रहे थे। लेकिन शेख चिल्ली जाते जाते एक वाक्य छोड़ गया, अब अगली बार अदालत नहीं होगी, दरबार नहीं होगा, बल्कि तुम और मैं एक जंगल में मिलेंगे जहां कोई नियम नहीं होगा, जहां केवल बुद्धि और भय का खेल होगा। और वहां या तो बीरबल बचेगा या फिर बीरबल नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। क्या अगली कहानी होगी बीरबल और जंगल का जाल, जहां न्याय की कोई परिभाषा नहीं? क्या शेख चिल्ली अंत में बीरबल को हरा पाएगा, या बीरबल अपने अनुभव और विवेक से हर छल को तोड़ देगा? क्योंकि अब दाव पर है सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि न्याय की आत्मा। जारी रहेगा अंतिम एपिसोड, बीरबल और जंगल का जाल, जहां न्याय की कोई परिभाषा नहीं थी। शेख चिल्ली श्रृंखला का आखिरी और सबसे निर्णायक भाग, जहां बीरबल को जाना पड़ा उस जगह जहां न राजा थे न दरबार, सिर्फ एक जंगल था
और उसमें बसा हुआ झूठ का जाल। क्या होगा जब अंतिम लड़ाई हो उस जगह, जहां ना नियम हो, ना गवाह, ना जनता, जहां बुद्धि और भय आमने सामने हो, और सामने हो शेख चिली अपने सबसे खतरनाक रूप में। क्या बीरबल जीत पाएगा, या यही होगी उसके ज्ञान और न्याय की अंतिम सांझ? कहानी शुरू होती है एक रात से। अकबर के निजी कक्ष में एक पत्र गिराया गया, काले रंग का, लाल मोहर से बंद। बीरबल, अब तक तुमने तर्क से लड़ा, प्रमाणों से जीते, अब आओ वहां जहां कोई प्रमाण नहीं, जहां जंगल खुद फैसला करता है। अगर नहीं आए तो पूरे राज्य में फैल जाएगा। बीरबल अब डर गया है। स्थान मौनवन, चुप्पी का जंगल। समय पूर्णिमा की रात। बीरबल मुस्कुराए, तो अंत यही है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, राजा से विदा भी नहीं ली, केवल अपनी कलम, एक कपड़ा और शांत बुद्धि लेकर चल दिए। मौनवन एक रहस्यमयी जंगल, जहां पक्षी भी नहीं बोलते, जहां हवा की भी आवाज नहीं आती, और जहां हर पेड़ किसी कहानी को चुपचाप सुनाता है। बीरबल जैसे ही पहुंचे, एक कंटीली भूल भुलैया में घुस गए। हर रास्ता दूसरे जैसा दिखता था, लेकिन एक रास्ता उनके मन से बात कर रहा था। अचानक सामने एक मंदिर जैसा ढांचा आया, जहां बैठा था शेख चिली, पर इस बार हंसता नहीं था। वो गंभीर था, आंखें बंद थी। बीरबल, वो बोला, ये खेल अब सवाल जवाब का नहीं। यहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, या तो तुम मुझे अपने ज्ञान से हरा दो, या खुद स्वीकार कर लो कि तुम अब प्रासंगिक नहीं हो। शुरू हुआ मौन का खेल। शेख चिली ने कुछ नहीं कहा, केवल अपने इशारों से हर पेड़, हर गुफा, हर भ्रम में बीरबल को भटकाने लगा। लेकिन बीरबल चुप रहे। उन्होंने देखा, हर पेड़ किसी असली व्यक्ति की आदत दर्शाता था। कहीं लालच, कहीं भय, कहीं घमंड, और एक पेड़ पूरी तरह खाली था। बीरबल उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। शेख चिली बोला, तुम क्यों रुके यहां? यहां कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, यही तो न्याय है, जहां सब भ्रम में भागे। वही बैठकर सच को आने देना होता है। सच्चा न्याय कभी शोर में नहीं आता, वो चुप्पी में पनपता है। एक तेज प्रकाश फूटा, पूरा जंगल कांप गया, और शेख चिली की छवि हिलने लगी। वो अब धुआं बन रही थी। वो बोला, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया, क्योंकि तुमने लड़ाई नहीं की, बल्कि चुप रहकर जीत लिया। मैं एक विचार था, जो तुम्हारे भीतर के संदेह, तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी थकान से बना था। अब जब तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, मैं मिट रहा हूं। शेख चिली की धुंध हवा में विलीन हो गई, और जंगल में पहली बार चिड़िया ने आवाज की, पहली बार हवा ने सीटी बजाई, और पहली बार बीरबल मुस्कुराए। राजमहल में बीरबल लौटे, चुपचाप, बिना ढोलन गाड़े। पर इस बार कोई उन्हें सम्मान देने नहीं आया, बल्कि खुद राजा अकबर उनके सामने खड़े हुए और सिर झुका दिया। बीरबल, अब तुम सिर्फ न्यायाधीश नहीं, तुम न्याय बन चुके हो। कहानी समाप्त। मोरल, शिक्षा, सच्चा न्याय हमेशा बहस से नहीं, कभी कभी चुप्पी से आता है। जहां हर जवाब खो जाए, वही मौन सबसे बड़ा उत्तर बनता है। और जो व्यक्ति खुद के भीतर के डर, दोष और घमंड को पहचान ले, वही सबसे महान होता है। शेख चिली श्रृंखला समाप्त हुई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की गाथा अभी भी समय की नदी में बह रही है। बिल्कुल, यहां एक रोचक अकबर बीरबल की कहानी सुनिए। कहानी का नाम बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से घिरे हुए थे। तभी बादशाह को बीरबल की बुद्धिमानी पर फिर से परखने का मन हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज ला सकते हो जो दुख में आदमी को सुकून दे और सुख में उसे सोचने पर मजबूर कर दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए।
अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक छोटी सी अंगूठी लेकर दरबार में हाजिर हुए। उस अंगूठी पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, ये समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पढ़ा और फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब कोई दुखी होगा और इस अंगूठी को देखेगा तो याद आएगा कि यह दुख हमेशा नहीं रहेगा, इससे उसे दिलासा मिलेगा। और जब कोई बहुत सुख में होगा तब यह पंक्ति याद दिलाएगी कि यह सुख भी स्थायी नहीं है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और गहरी सोच से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम से नवाजा। अगर आप चाहें तो मैं और भी लंबी या नई अकबर बीरबल की कहानी सुना सकता हूं, बस बताइए। बहुत अच्छा, यहां मैं एक नई, लंबी और रोचक अकबर बीरबल की कहानी लिख रहा हूं, जिसकी लंबाई लगभग 15,000 अक्षरों तक होगी। ये एकदम अलग, नया और मनोरंजक किस्सा होगा, जिसमें सस्पेंस, ह्यूमर और बीरबल की चतुराई का पूरा मजा मिलेगा। कहानी में कई मोड़ होंगे ताकि आप बोर न हो। यहां से शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी, रहस्यमय खजाना और 4 चालाक ठग। भाग 1, अनोखा फरियादी। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। गर्मियों का मौसम था, लेकिन दरबार के अंदर ठंडी हवा और शाही छतरियों का इंतजाम था। दरबार में बड़े बड़े अमीर, मंत्री, फौजी अफसर और तमाम लोग हाजिर थे। तभी अचानक एक बूढ़ा साधारण से कपड़ों में कांपता हुआ शख्स दरबार में आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो झुककर बोला, जहां पनाह, मेरी गुहार सुनिए। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पुरखों का एक खजाना मेरे खेत में गड़ा था। 4 लोग आए। उन्होंने कहा कि वे जमीन की खुदाई में मदद करेंगे, पर खुदाई के बाद सारा खजाना लेकर भाग गए। मैं पूरी तरह उजड़ गया हूं। बीरबल ने तुरंत दिलचस्पी ली। अकबर ने भी गौर से बूढ़े की बातें सुनी और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं, सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने बूढ़े से सवाल किए, कौन लोग थे, क्या नाम बताएं? बूढ़ा बोला, हुजूर, वे चारों अलग अलग गांवों के थे, पर सबने एक ही बात कही थी, हम ईमानदारी से बांटेंगे। लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उनके नाम है रहीम, गुलाम, मेहराब और खुदाबख्श। बीरबल ने बूढ़े से ठिकाने और अन्य विवरण लेकर चारों ठगों को दरबार में बुलवाया। चारों चालाक ठग अगले दिन दरबार में पेश हुए। भाग 2, चारों ठगों की कहानी। चारों ठग अच्छे कपड़े पहने, खुश मिजाज और ढीठ चेहरे लिए हुए हाजिर हुए। अकबर ने उन्हें घूरते हुए पूछा, तुम लोगों ने इस बूढ़े का खजाना क्यों चुराया? रहीम बोला, जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है, कोई खजाना था ही नहीं। गुलाम ने कहा, हुजूर, उसने हमें खुद बुलाया था और जब कुछ नहीं निकला तो अब हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेहराब ने भी तंज कसते हुए कहा, बूढ़ा हमसे जलता है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। खुदाबख्श बोला, अगर खजाना मिला होता तो वो अकेला क्यों छोड़ता, खुद ले जाता। बीरबल ने चारों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर बूढ़े से पूछा, क्या कोई गवाह है कि खजाना गड़ा था? बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कोई गवाह नहीं, पर मेरे दादा बताते थे कि वहां सोने चांदी के बर्तन और हीरे थे। मैंने खुदाई शुरू की, तभी इन लोगों ने मदद का वादा किया और मुझे भगा दिया। अकबर थोड़ा उलझ गए। चारों ठग बहुत चालाक और एकजुट थे, कोई सबूत नहीं था। बीरबल मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक आई। भाग 3, बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई उजागर करूंगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने चारों ठगों को दरबार के पास ही एक हवेली में ठहराने का हुक्म दिया और पहरेदार तैनात कर दिए ताकि वे भाग न सके। बूढ़े को भी आराम की जगह दिलवाई। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। चारों के गांवों में भेजा गया कि पता करें, हाल में किसी ने बड़ा खर्च किया है
या कोई कीमती चीज खरीदी है। इधर बीरबल ने खुद चारों से बातचीत शुरू की। तुम चारों ने अगर कुछ नहीं चुराया तो डर किस बात का? 3 दिन आराम करो, फिर जहां पनाह फैसला सुनाएंगे। चारों मुस्कुराए जैसे जीत गए हों। लेकिन बीरबल का अगला कदम उन्हें हिला देने वाला था। भाग 4, खुफिया खबरें और हेरफेर। दूसरे दिन बीरबल को खबर मिली। गुलाम ने पिछले हफ्ते एक नई घोड़ा गाड़ी खरीदी थी जो काफी महंगी थी। रहीम ने अपनी पत्नी को भारी सोने का हार दिया था। मेहराब ने अपने घर पर नया कमरा बनवाया और खुदाबख्श ने एक जमीन का सौदा किया था। बीरबल समझ गया खजाना जरूर हाथ लगा था और सबने बांट लिया। अब बारी थी इनकी हेकड़ी निकालने की। बीरबल ने दरबार में आकर अकबर को सब बताया, फिर योजना बनाई। हुजूर, मैं एक नाटक रचूंगा जिससे वे खुद सच कबूल कर लेंगे। भाग 5, बीरबल का जाल। बीरबल ने चारों ठगों को दरबार में बुलवाया और कहा, हमने पुरानी राजकीय किताबों में पाया है कि इस खजाने पर शाही हक है। अगर किसी ने उसे निकाला है तो उसे भी हमें सौंपना पड़ेगा। लेकिन हम सच जानने के लिए एक परीक्षा लेंगे। जो निर्दोष होगा उसका हाथ हरे रंग से रंगा नहीं जाएगा। उन्होंने चारों को एक एक करके एक कमरे में ले जाकर